आज हम लोग 11th कॉमर्स का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग में आप कॉमर्स में आए, अभी 10th साइंस मैथ्स पढ़ने के बाद आप 11th में फर्स्ट टाइम कॉमर्स में आए। कॉमर्स में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए, अब ये समझना ज़रूरी है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी पहले हम लोग समझते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। जब भी कोई काम हम लोग पैसों के लिए करते हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। जैसे अगर आप घर में खाना बना रहे हैं तो आपको उसके लिए कोई पैसा नहीं मिल रहा है, बट अगर आप किसी रेस्टोरेंट में शेफ़ की जॉब कर रहे हैं उसके लिए आपको पैसा मिल रहा है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बट घर में आप खाना बना रहे हैं तो ये आपके लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे एक डॉक्टर अगर अपने फैमिली मेम्बर्स को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो ये उसके लिए पैसे नहीं लेता है, तो ये क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। बट अगर यही काम वो पेशेंट के लिए करता है तो उससे वो फ़ीस चार्ज करता है, तो जब वो फ़ीस चार्ज कर रहा है तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। यानी जो भी काम आप पैसों के लिए करते हैं इट मीन्स ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और जो भी काम आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, जिसमें आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है। अब जैसे एक टीचर अगर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है तो उससे पैसा उसको नहीं मिलने वाला है, तो सोशल वेलफेयर है, तो यहाँ पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। बट यही टीचर अगर वो ट्यूशन पढ़ा रहा है या स्कूल में पढ़ा रहा है जहाँ उसको सैलरी मिल रही है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी सोशल वेलफेयर या लव एंड अफेक्शन में जो भी काम आप करते हैं बिना पैसों के लिए, वो सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो अकाउंट्स में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखना है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी दो चीज़ें हैं, एक है मॉनेटरी इवेंट्स और दूसरा है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी इवेंट्स एंड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। देखिए, मॉनेटरी का मतलब क्या है, मॉनेटरी यानी इन टर्म्स ऑफ मनी, तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन यानी पैसों से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, और मॉनेटरी इवेंट्स हम देखते हैं क्या होता है। अब ये दोनों चीज़ ट्रांजैक्शन और इवेंट आप यहाँ पर समझिए एक एग्जांपल से। यहाँ लिखा हुआ है परचेज गुड्स वर्थ ₹6,000 and sold entire goods for ₹10,000। ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, गुड्स आप परचेज कर रहे हैं 6,000 का, और इसको आपने सारे गुड्स को सेल कर दिया 10,000 में, तो अब ये क्या होगा रिजल्ट इसका, आपको 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है इस ट्रांजैक्शन में। और जब आप 10,000 का परचेज करते और 6,000 में सेल करते तब आपको लॉस होता। तो ये जो परचेज और सेल्स है इसको हम बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। और इसका जो रिजल्ट आया, जो आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, इसको हम बोलते हैं मॉनेटरी इवेंट्स। ठीक है, ये इतना आपको समझ में आ गया कि जो भी हम बिज़नेस में ख़रीदते हैं, बेचते हैं, यानी परचेज़ करते हैं और सेल करते हैं, वो सारा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, और उसका जो रिज़ल्ट होता है प्रॉफिट या लॉस, उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी इवेंट्स। अब थोड़ा सा इसके आगे देखते हैं कि इन ट्रांजैक्शन और इवेंट्स का क्या होता है। जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं और जितने भी इवेंट्स हैं, all monetary transactions
transactions and events are broken into two parts with the help of double entry bookkeeping. देखिए जितने भी ट्रांजैक्शन या इवेंट्स हैं ये सारे टू पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। आप जो अभी अकाउंट्स की बुक पढ़ रहे हैं 11th और 12th स्टैंडर्ड में, वो कौन सी बुक है? डबल एंट्री बुक कीपिंग है। डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब क्या है? डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब है ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट, इसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक को हम बोलते हैं डेबिट और दूसरे को हम बोलते हैं क्रेडिट। ठीक है, अब ये सारे इवेंट्स और ट्रांजैक्शन कैसे ब्रेक होते हैं ये हम लोग समझते हैं। सपोज़ आप किसी ऑफिस में गए तो सबसे पहले आपको ऑफिस में कौन मिलता है? अगर आप बैंक जाते हैं तो बैंक में सबसे पहले आपको कौन मिलता है? सबसे पहले आपको एक सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा। ठीक है, आप सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि आपको क्या करना है, क्या पूछना है, क्या इंक्वायरी है या क्या काम है बैंक में, तब वो आपको बताता है कि आप किसके पास जाइए। ठीक है, तो उस आपको पैसा जमा करना है, विथड्रॉ करना है, तो आपको वो क्लर्क के पास भेजेगा, कैशियर के पास भेजेगा, और अगर उससे भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होगी तो फिर आप ब्रांच मैनेजर से मिलेंगे। तो ऐसे ही अकाउंट में भी दो पार्ट हैं, एक है गोल्डन रूल्स और दूसरे हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। आप समझिए कि ये जो है क्लर्क की तरह हैं, सारी प्रॉब्लम का सलूशन इनके पास होता है। अगर इनके पास भी किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है तो ये फिर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के पास जाते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पूरा एक चैप्टर है आपकी टेक्स्ट बुक में, हम लोग बाद में वो पढ़ेंगे। अभी हम लोग देखते हैं गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स दो पार्ट में ब्रेक हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या है? ये अकाउंटिंग सिस्टम है जो आप पढ़ रहे हैं अभी 11th स्टैंडर्ड में, जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो डबल एंट्री बुक कीपिंग बेस्ड है। पूरे वर्ल्ड में डबल एंट्री बुक कीपिंग ही चलता है, वही हम लोग इंडिया में भी पढ़ते हैं। और डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब है ड्यूअल एस्पेक्ट, यानी हर एक ट्रांजैक्शन का ड्यूअल एस्पेक्ट होता है, एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। ठीक है, अब आगे ये दो पार्ट में कैसे ब्रेक हो रहे हैं वो देखते हैं। अब ये जो गोल्डन रूल्स है यहाँ पर इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला है रियल अकाउंट, दूसरा है पर्सनल अकाउंट और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है आपके अकाउंट्स का, सारा पूरा अकाउंट्स इसी पर बेस्ड है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि गोल्डन रूल्स क्या होता है, रियल पर्सन नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, तो आप अकाउंट्स बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो अब देखते हैं रियल अकाउंट क्या होता है। तो सबसे पहले रियल अकाउंट का मीनिंग क्या हो सकता है? आपको रियल अकाउंट नाम से क्या समझ में आता है? देखिए, रियल का डिक्शनरी मीनिंग है जो भी चीज़ वास्तव में है, जिसका एग्जिस्टेंस है, हम उसको रियल अकाउंट बोलते हैं। यहाँ पर रियल अकाउंट का मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में आप समझें तो जो भी चीज़ कैश में कन्वर्टेबल है, जिसकी कुछ मनी वैल्यू है, जिसकी लाइफ है, उसको हम क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट्स। अब आप समझिए कि जैसे एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग की लाइफ है, यानी बिल्डिंग की लाइफ कितनी होगी? 20 साल, 25 साल, 50 साल। ठीक है, और जब भी आप उस बिल्डिंग को सेल करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, यानी उसको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बिल्डिंग क्या हो गया? आपके लिए असेट हो गया। इसकी जो कैटेगरी होगी वो रियल अकाउंट की होगी। यानी रियल अकाउंट में वो चीज़ें आएंगी जिसकी कुछ मनी वैल्यू है और जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है। ठीक है, देखिए दूसरा एग्जांपल एक लैंड का लेते हैं। लैंड भी उसकी लाइफ कितनी है? इंसान की लाइफ तो लिमिटेड है कि 100 ईयर्स है, 80 ईयर्स है, बट लैंड की कोई लाइफ नहीं है। मतलब बियॉन्ड लाइफ आप 100, 200, 500 ईयर्स जब तक ये अर्थ एग्जिस्ट करेगा तब तक लैंड की लाइफ रहेगी। लैंड भी जब आप बेचते हैं तो आपको पैसा मिलता है, कैश मिलता है, यानी लैंड को भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लैंड भी आपके लिए रियल अकाउंट हुआ। इसके अलावा फर्नीचर भी ऐसा है जिसको आप बेचेंगे तो आपको पैसा मिलेगा।
यानी फर्नीचर को भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसकी लाइफ भी मोर देन 1 ईयर होती है। आप याद करिए आपके घर में जो सोफ़ा होगा वो कितने साल चल रहा है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो उसकी लाइफ भी मोर देन 1 ईयर है और जब भी आप उसे बेचेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। तो जो भी चीज़ कैश में कन्वर्टेबल है वो सब चीज़ रियल अकाउंट में आती है। आप अपने आसपास देखिए कि आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रियल अकाउंट हो सकती हैं। जैसे फ़ैन भी एसेट है क्योंकि उसकी लाइफ भी मोर देन 1 ईयर है। आप अगर कुछ ख़राबी भी आती है तो आप उसको रिपेयर करवाते हैं और वापस फ़ैन आप यूज़ करते हैं और जब भी आप उसे बेचेंगे तो कुछ ना कुछ पैसा आपको फ़ैन का भी मिलेगा। एसी, फ्रिज, कोई भी मशीनरी, ये सारी चीज़ें रियल अकाउंट है क्योंकि इनकी मनी वैल्यू होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रियल अकाउंट क्या है। जो भी चीज़ मनी में कन्वर्टेबल है वो सारा रियल अकाउंट में आता है। अब रियल अकाउंट का जो रूल है वो है डेबिट और क्रेडिट का। देखिए डेबिट को हम DR से डिनोट करते हैं और क्रेडिट के लिए CR से डिनोट करते हैं। तो रियल अकाउंट में डेबिट क्या होगा, इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर आपके बिजनेस में आ रहा है तो आप उसको डेबिट करेंगे और क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट का मतलब कि जो भी आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है, अगर वो रियल अकाउंट है, बिजनेस से बाहर जा रहा है तो आपको क्रेडिट करना है और रियल अकाउंट है, बिजनेस में आ रहा है तो उसको आपको डेबिट करना है। ठीक है, आगे हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। जैसे एक फर्नीचर आपने बिजनेस में खरीदा, इसका मतलब फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, तब आप क्या करेंगे, फर्नीचर को डेबिट करेंगे। आपने एक बिल्डिंग खरीदी, इसका मतलब है बिल्डिंग आपके बिजनेस में आ रहा है, तो बिल्डिंग रियल अकाउंट है तो बिल्डिंग को आप डेबिट करेंगे। अगर आपने कोई मशीनरी खरीदी, इसका मतलब मशीनरी बिजनेस में आ रहा है तो मशीनरी को भी आप डेबिट करेंगे। और अगर आप मशीनरी सेल कर रहे हैं, इट मीन्स कि मशीनरी आपके बिजनेस से जा रहा है, तब आप मशीनरी को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो रियल अकाउंट में अगर बिजनेस में आ रहा है तो आपको डेबिट करना है और बिजनेस से जा रहा है तो आपको क्रेडिट करना है। रूल्स क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। अब हम देखते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट नाम से आपको क्या लग रहा है कि जो भी पर्सनल चीज़ें हैं वो सब पर्सनल अकाउंट है। देखिए पर्सनल बना है पर्सन से मिल करके, तो पर्सन का मतलब क्या होता है, जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं हम उनको पर्सन बोलते हैं। तो जितने भी नाम हैं ह्यूमन बीइंग के वो सारे पर्सनल अकाउंट है। जैसे मेरा नाम नागेश है तो नागेश का जो अकाउंट होगा वो पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक है, अगर आपका नाम सुरेश है तो सुरेश का जो अकाउंट होगा वो पर्सनल अकाउंट होगा। राम का जो अकाउंट होगा वो पर्सनल अकाउंट होगा। मोहम्मद का जो अकाउंट होगा वो पर्सनल अकाउंट होगा। यानी जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं जिनका नाम है वो सारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। अब आप अपने आसपास देखिए, आपके फैमिली मेम्बर्स में जितने भी लोग हैं सबका कुछ ना कुछ नाम होगा, वो सारे पर्सनल अकाउंट में आएंगे। ठीक है, इसके अलावा पर्सनल अकाउंट में एक चीज़ और आती है, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं जो ह्यूमन बीइंग रन करते हैं, जैसे कोई हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल कौन चलाता है, वहाँ का स्टाफ, वो भी ह्यूमन बीइंग होता है। जितने डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, टेक्निकल स्टाफ है, वो सारे जिनका भी नाम है उसको हम क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट। और हॉस्पिटल का भी कोई न कोई नाम होगा तो वो हॉस्पिटल भी आपके लिए पर्सनल अकाउंट है। जैसे कस्तूरबा हॉस्पिटल, डॉक्टर हाउस, ये सारे पर्सनल अकाउंट हैं। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें, जैसे कोई कंपनी है वो भी ह्यूमन बीइंग रन करते हैं तो उस कंपनी का नाम जो होगा वो भी पर्सनल अकाउंट होगा। जैसे रिलायंस कंपनी, टाटा मोटर्स, है ना, ये सब नाम जो है वो पर्सनल अकाउंट हैं क्योंकि ये भी ह्यूमन बीइंग रन करते हैं और ये सारे भी इंस्टीट्यूशन हैं। इसके अलावा जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी क्लब हाउसेस हैं, जितनी भी शॉप्स हैं जिनका नाम है वो सारे पर्सनल अकाउंट हैं। जितनी भी बैंक है वो भी पर्सनल अकाउंट है। अब आप जब घर से निकलते हैं तो रास्ते में आपको जितने भी नाम की दुकान पड़ती है वो सारे नाम आपके लिए पर्सनल अकाउंट हैं। सारे बैंक पर्सनल अकाउंट हैं। लाइक ICICI बैंक पर्सनल अकाउंट हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल अकाउंट हो गया, पंजाब नेशनल बैंक पर्सनल अकाउंट हो गया। रास्ते में आपको कस्तूरबा हॉस्पिटल पड़ा, वो भी पर्सनल अकाउंट हो गया। कॉन्वेंट स्कूल, वो भी पर्सनल अकाउंट है। रोटरी क्लब, वो भी पर्सनल अकाउंट है। आप किसी रेस्टोरेंट का नाम ले लीजिए, कंट्री क्लब, वो भी पर्सनल अकाउंट है। तो जितने भी नाम हैं इंस्टीट्यूशन के वो सारे के सारे पर्सनल अकाउंट हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा पर्सनल अकाउंट क्या होता है।
जब भी हम लोग इसकी बात करते हैं तो आप भी अपने माइंड में सोचते रहिए एग्जाम्पल कि पर्सनल अकाउंट क्या हो सकता है ना। देखिए पर्सनल अकाउंट में भी वही होगा, दो पार्ट में ब्रेक होगा। तो यहाँ भी डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। डेबिट के लिए हम लोग DR डिनोट करते हैं और क्रेडिट के लिए CR डिनोट करते हैं। पर्सनल अकाउंट में डेबिट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करता है उसको हम बोलते हैं, उसको डेबिट करते हैं, और जो गिवर है देने वाला है उसको हम क्रेडिट करते हैं। देखिए यहाँ अकाउंट्स में रिसीवर और गिवर कौन होगा। जैसे मैं किसी को 1000 रुपीज़ दे रहा हूँ, मोहन को 1000 दे रहा हूँ, तो मोहन कौन हो गया मेरे लिए, रिसीवर हो गया, और मैं खुद गिवर हो गया। ठीक है, मुझे 500 मिले महेश से, तो महेश गिवर हो गया और मैं रिसीवर हो गया। तो पर्सनल अकाउंट में आपको यही रिलेशन ध्यान में रखना है, या तो गिवर होगा या फिर रिसीवर होगा। आप किसी को गुड्स सेल कर रहे हैं, ठीक है, आपने मोहन को 10,000 का गुड्स सेल किया, तो मोहन कौन हो गए, रिसीवर हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको सोचना है बिजनेस में। तो अब ये पर्सनल अकाउंट हो गया। अब लास्ट बचा नॉमिनल अकाउंट। देखिए अब ये इस दो कैटेगरी में जो नहीं आता है वो सब नॉमिनल अकाउंट में आता है। नॉमिनल अकाउंट में मेन चीज़ क्या है कि बिजनेस करने पर आपको जो भी एक्सपेंस होता है, जो भी लॉस होता है, जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी गेन होता है, वो सारी चीज़ें नॉमिनल अकाउंट में आती हैं। अब आपको समझना होगा कि एक्सपेंस क्या होता है और प्रॉफिट क्या होता है। देखिए जब भी आपके पास से पैसा जा रहा है, अगर आप रेंट पे कर रहे हैं इसका मतलब है कि आपके पास से पैसा जा रहा है, तो ये आपके लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। अगर आप रेंट रिसीव करते हैं तो वो आपके लिए रेंट इनकम हो गया। अगर आप किसी को सैलरी पे कर रहे हैं तो आपके लिए सैलरी एक्सपेंस है, बट अगर आपको सैलरी मिल रही है तो आपके लिए सैलरी इनकम है। यानी सेम नाम नॉमिनल अकाउंट में इनकम भी हो सकता है और एक्सपेंस भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप रिसीव कर रहे हैं या आप पे कर रहे हैं। अगर आप कोई चीज़ पे कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक्सपेंस है, अगर आप कोई चीज़ रिसीव कर रहे हैं तो वो आपके लिए इनकम है। दूसरा है लॉस और गेन। देखिए गेन का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ के लिए आपको कोई काम नहीं करना पड़े। जैसे आपने एक लैंड परचेज़ की 2010 में और 5 लाख की लैंड है, आज 2021 में उसकी वैल्यू हो गई 25 लाख। तो आपने जो 5 लाख का इन्वेस्ट किया था लैंड में, आज उसकी वैल्यू 25 लाख हो गई, बट उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ा, आपकी वैल्यू, आपके एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो इसको हम बोलते हैं गेन। और प्रॉफिट क्या होता है, जब हम उसके लिए काम करते हैं। कोई चीज़ आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, सेल्स परचेज कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आया, वो आपके लिए प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आई थिंक गेन और प्रॉफिट आपको समझ में आ गया। अब है एक्सपेंस और लॉस। देखिए लॉस कैसा है, सपोज आपका गोडाउन है और गोडाउन में रात को चोरी हो गई, सारा सामान चोर उठा के ले गए, तो ये आपके लिए लॉस है। और एक्सपेंस क्या है, आप सैलरी किसी को पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक बिल पे कर रहे हैं, टेलीफोन बिल पे कर रहे हैं, ये आपके लिए एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस और लॉस में फ़र्क क्या होता है, जब आप एक्सपेंस करते हैं तो आप उसकी वैल्यू यूटिलाइज़ करते हैं। आपने 10 रुपये का एक वड़ा पाव खाया तो 10 रुपये आपके एक्सपेंस हो गए, लेकिन आप उसकी वैल्यू 10 रुपये की यूटिलाइज़ कर रहे हैं, आप वो वड़ा पाव खा रहे हैं। अगर आप ऑटो से कहीं जा रहे हैं और आपने ऑटो का फेयर दिया, वो आपके लिए एक्सपेंस हो गया, लेकिन उसके बदले में आप क्या कर रहे हैं, ऑटो से उतनी दूर ट्रेवल कर रहे हैं, उसकी वैल्यू आपको मिल रही है। तो जब भी जो पैसा आप खर्च करते हैं उसकी वैल्यू आपको मिलती है, आप उसकी वैल्यू यूटिलाइज़ करते हैं, तो वो आपके लिए एक्सपेंस हुआ। बट जहाँ पर आप वैल्यू यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं और वो पैसा आपका चला जाता है, तो वो आपके लिए लॉस है। तो इस तरह से नॉमिनल अकाउंट में सारे लॉस, एक्सपेंस, प्रॉफिट और गेन नॉमिनल अकाउंट में आता है। यहाँ भी डेबिट और क्रेडिट का रूल है। डेबिट के लिए हम लोग DR डिनोट करते हैं, क्रेडिट के लिए हम लोग CR डिनोट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट में आता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट में आता है ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो जो भी एक्सपेंस होगा आप उसे डेबिट करेंगे और जो भी आपके लिए इनकम होगी उसको आप क्रेडिट करेंगे। तो ये 3 रूल सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये रूल समझ में आ गए, आपको ये पहचानना आ गया कि रियल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, तो तब आप अकाउंट्स में सब कुछ कर सकते हैं। और रियल अकाउंट का रूल्स आपको याद रहेगा, पर्सनल अकाउंट का रूल्स याद रहेगा, नॉमिनल अकाउंट का रूल्स याद रहेगा, तब आप सब कुछ बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये था बेसिक गोल्डन रूल जो आपको लर्न करना है।
और समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अकाउंट्स को ठीक तरह से पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे कि ये कौन सा अकाउंट है, तभी आप सही रूल्स अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप पहचान नहीं पा रहे हैं, रियल को पर्सनल, पर्सनल को नॉमिनल बोल रहे हैं, तब आप जो रूल्स अप्लाई करेंगे वो भी रॉन्ग हो जाएगा आपका। इसलिए नंबर 1 सबसे ज़रूरी चीज़ है अकाउंट्स को पहचानना कि कौन सा अकाउंट है ये। दूसरा, उसका राइट रूल अप्लाई करना। तो इन 2 चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। एक ट्रांजैक्शन हम लोग लेते हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ पेड ₹10,000 टू मोहन। ये क्या है? ये एक ट्रांजैक्शन है। इस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? पेड ₹10,000 टू मोहन, यानी मोहन को 10,000 रुपीज़ दिए। तो आपको क्या देखना है कि यहाँ पर 2 एस्पेक्ट क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डबल एंट्री का मतलब हुआ ड्यूअल एस्पेक्ट, यानी हर एक ट्रांजैक्शन का ड्यूअल एस्पेक्ट होता है। सबसे पहले वो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर ड्यूअल एस्पेक्ट क्या होगा, कैसे सोचना है आपको, ये देखिए लिखा हुआ है पेड ₹10,000 टू मोहन। तो फर्स्ट एस्पेक्ट हुआ मोहन, क्योंकि हम मोहन को पैसा दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं ₹10,000। तो यहाँ पर 2 एस्पेक्ट हुए, कैश ₹10,000 और दूसरा हुआ मोहन। जब आपको ड्यूअल एस्पेक्ट आपने फाइंड कर लिया, अब आपको देखना है कि ये कौन सा अकाउंट है। तो ₹10,000 कैश, ये रियल अकाउंट होता है, क्योंकि रियल का डेफिनेशन क्या है? जो भी चीज़ कैश में कन्वर्टेबल है वो सारा रियल अकाउंट में आता है। तो कैश तो ऑलरेडी लिक्विड कैश है, इसके लिए कैश हमेशा रियल अकाउंट होता है, ये आप याद रखिए। दूसरा है मोहन। मोहन है पर्सनल अकाउंट। क्यों पर्सनल अकाउंट है? क्योंकि मोहन एक इंसान का नाम है, ह्यूमन बीइंग का नाम है। मैंने आपको बताया कि जो भी ह्यूमन बीइंग होते हैं जिनका नाम है वो सारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो सबसे पहले ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें आपने फाइंड किया ड्यूअल एस्पेक्ट कि 2 एस्पेक्ट कौन से हैं। अब आपने पहचाना कि ये दोनों एस्पेक्ट कौन सा अकाउंट है। तो कैश रियल अकाउंट है और मोहन पर्सनल अकाउंट है। अब क्या करना है? आपको इसका रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? देखिए पर्सनल अकाउंट का रूल लिखा हुआ है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो मोहन यहाँ पर कौन है? हम मोहन को 10,000 पे कर रहे हैं, तो मोहन कौन हुए? रिसीवर हुए, क्योंकि वो पैसा रिसीव कर रहे हैं। तो रिसीवर के लिए रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। तो हम मोहन को डेबिट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? मोहन अकाउंट डेबिट, और अमाउंट कितना है? 10,000 का। तो वो 10,000 आपने लिख दिया। अब यहाँ पर कैश, कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम मोहन को कैश पे कर रहे हैं 10,000, इट मीन्स कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम बिजनेस। तो यहाँ पर रूल क्या है क्रेडिट का? व्हाट गोज आउट, पैसा आपके पास से जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो आपको क्रेडिट करना है। क्रेडिट करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस आपको छोड़ देना है, जो फर्स्ट लाइन लिखी आपने, उसके बाद टू लगाना है। टू लगाने का मतलब क्रेडिट हो गया। डेबिट के लिए आपको DR लिखना पड़ता है, और क्रेडिट के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आप टू से ट्रांजैक्शन लिखना शुरू करते हैं, टू कैश अमाउंट, और इस अमाउंट के बाद बगल में नेक्स्ट कॉलम में आपको 10,000 लिख देना है। ये मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000, इस तरह से आपको रीड करना है। देखिए अब ये जिसको पता है कि इसका मतलब क्या है, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मुझे अकाउंट्स पता है इसलिए मैं जानता हूँ कि ये हमने एक जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर दी। लेकिन जिसको अकाउंट्स नहीं पता है उसको ये देख के समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है इसमें। इसके लिए हम इस ट्रांजैक्शन के साथ एक नरेशन लिखते हैं इस पूरे ट्रांजैक्शन के लिए। जो भी कर रहे हैं वो लिखेंगे। क्या कर रहे हैं? 10,000 मोहन को पे कर रहे हैं, तो आपको बीइंग से वर्ड शुरू करना है। स्टेटमेंट बीइंग ₹10,000 पेड टू मोहन। ठीक है, अब ये इसका नरेशन हो गया, और इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री। इस जर्नल एंट्री में क्या आएगा? ट्रांजैक्शन जो आपने रिकॉर्ड किया, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट
10,000, और ये जो आपने लिखा है नीचे इसको हम बोलते हैं नरेशन। नरेशन क्या करता है? ट्रांजैक्शन का मीनिंग आपको सिंपल वर्ड में समझाता है कि इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ। तो इस तरह से जर्नल एंट्री पास करते हैं। अब आगे देखिए, जितने भी जर्नल एंट्रीज हैं, यहाँ पर मोहन था पर्सनल अकाउंट, कैश है रियल अकाउंट, यानी ये जर्नल एंट्री बनी है पर्सनल और रियल अकाउंट से। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग कि एंट्री में और क्या हो सकता है। देखिए, अभी हम लोगों ने जो लास्ट एंट्री पास की उसमें एक रियल अकाउंट था और एक पर्सनल अकाउंट था। अब जो भी एंट्री फॉर्म होती है, जर्नल एंट्रीज आर फॉर्म्ड बाय, उसमें या तो एक रियल अकाउंट होगा और एक नॉमिनल अकाउंट होगा, यानी जो एंट्री बनेगी उसमें रियल और नॉमिनल अकाउंट होंगे। दूसरा है रियल और पर्सनल अकाउंट, यानी जब आप एंट्री पास करेंगे तो उसमें एक रियल अकाउंट होगा और एक पर्सनल अकाउंट होगा। तीसरा ऑप्शन हो सकता है या तो पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट होंगे, यानी एक पर्सनल अकाउंट होगा और दूसरा नॉमिनल अकाउंट होगा। और फोर्थ में है कि एक रियल, पर्सनल और नॉमिनल तीनों अकाउंट उस एंट्री में आएंगे। तो इस तरह से जनरल एंट्री फॉर्म होती है। आज जो मैंने समझाया उसको आप अच्छी तरह से याद रखिए। अब कल हम लोग इसका फर्स्ट टॉपिक करेंगे, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट की एंट्रीज कैसे होती है। ठीक है, तब तक आपको जो रूल्स मैंने बताए रियल अकाउंट के, पर्सनल अकाउंट के, नॉमिनल अकाउंट के, वो आप याद करिए, लिख के प्रैक्टिस करिए और अकाउंट्स को पहचानना सीखिए। अपनी नोटबुक में एक पेज 3 पार्ट में फोल्ड करिए। फर्स्ट कॉलम में बनाइए रियल अकाउंट, दूसरे में पर्सनल अकाउंट और तीसरे में नॉमिनल अकाउंट, और नाम लिखिए। आपको रियल अकाउंट में क्या क्या नाम पता चला, पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से नाम आ सकते हैं और नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन से नाम आ सकते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि रियल अकाउंट में क्या आता है, पर्सनल में क्या आता है, नॉमिनल में क्या आता है, वो उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो आप सबसे पहले यही काम आप करिए कि सबको कैटेगरी वाइज पहचानना सीखिए। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे।